मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशंस में जो अपना चैप्टर 1 फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया है इसके आज इसका सेकंड वीडियो है वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में अपन ने मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट देखा। आज इसमें दो टॉपिक है वो अपने को डिस्कस करने हैं। एक तो इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट या वित्तीय बाजार का महत्व है और सेकंड है वो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस इन फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार में भाग लेने वाली संस्थाएं। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें पॉइंट नंबर 1 आपका आता है प्रमोशन ऑफ सेविंग्स, बचतों को प्रोत्साहन। अब इसमें एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हो अपने बैंकिंग सेक्टर का। बैंक में कोई भी पर्सन है वो क्यों इन्वेस्ट करना चाहता है? क्योंकि वहाँ पे आप चाहे सेविंग अकाउंट में मनी डिपॉजिट करवाओ, एफडी करवाओ या आरडी करवाओ, उसके एवज में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ब्याज के रूप में आपको मिलता है। ऐसे ही आपके जो दूसरे जो फाइनेंशियल सेक्टर है, जैसे आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हैं, तो रिटर्न है वो एक आपके पास फैक्टर होता है जो आपको मोटिवेट करता है इन्वेस्ट करने के लिए। अब जब आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए मोटिवेशन होगा तो डेफिनेटली आप उसमें सेविंग करना स्टार्ट कर देंगे। फिर सेकंड आता है एक्यूमुलेशन ऑफ सेविंग्स, बचतों को एकत्र करना। जब आप सेविंग करने के लिए मोटिवेट हो गए या आपकी सेविंग्स है वो प्रमोट हो जाती है, आपकी इच्छा हो जाती है कि ठीक है अपने को सेव करना है, तो उसके बाद में फाइनेंशियल मार्केट है उसका सेकंड रोल आता है कि आपकी जो सेविंग्स है उनको एक्यूमुलेट करना, यानी एक जगह पे एकत्र करना। अब आपके पास बैंक में डिपॉजिट करवाने के लिए मोटिवेशनल फैक्टर क्या होता है? ब्याज होता है। तो वहाँ पे आप बैंक में डिपॉजिट करवा सकते हैं, यानी बैंक है वो आपसे अमाउंट कलेक्ट करता है या एक्यूमुलेट करता है। सेकंड आपके पास वो म्यूचुअल फंड का ऑप्शन होता है, उसमें आप अमाउंट डिपॉजिट करवा सकते हैं, इक्विटी में कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर में कर सकते हैं, डिबेंचर में कर सकते हैं, बॉन्ड्स में कर सकते हैं, या फिर आपके जो गवर्नमेंट के दूसरे बॉन्ड्स आते हैं या ट्रेजरी बिल्स आते हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपकी सेविंग्स को एक्यूमुलेट करते हैं। फिर नंबर 3 आता है इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग्स। अब एक्यूमुलेशन पहले प्रमोशन ऑफ सेविंग, यानी आप मोटिवेट होते हैं, फिर इंस्टीट्यूट है वो आपसे कलेक्ट करना चाहता है, और फाइनली जब आपको बेनिफिट दिखता है तो आप अपनी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करा देते हैं, और उसका जो मीडियम बनता है वो फाइनेंशियल मार्केट बनता है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो या फिर दूसरा फाइनेंशियल सेक्टर हो। फिर नंबर 4 आता है हेल्प टू नॉन फाइनेंशियल सेक्टर, गैर वित्तीय क्षेत्रों को सहयोग। अब जैसे एक अपने बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आते हैं, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, ऐसे ही प्रोडक्शन एक ऐसा एरिया जो आपका नॉन फाइनेंशियल एरिया में आता है। अब कोई भी प्रोड्यूसर है उसको कुछ प्रोड्यूस करना है तो डेफिनेट सी बात है रॉ मटेरियल परचेज करना हो या लेबर हायर करनी हो या मशीनरी परचेज करना हो या दूसरे इक्विपमेंट्स उसको परचेज करने, उसके लिए उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। फंड्स है वो कहाँ से जनरेट हो सकते हैं? आपका एंटायर फाइनेंशियल मार्केट है वो आपको फंड्स है वो प्रोवाइड कराता है, चाहे वो आप बैंक से लोन ले सकते हैं या फिर आपकी बड़ी कंपनी है तो इक्विटी शेयर्स के थ्रू आप फंड है वो जनरेट कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू आप फंड जनरेट कर सकते हैं, डिबेंचर आप इशू कर सकते हैं, या फिर दूसरे एरिया से भी आप फंड से वो जनरेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हेल्पफुल टू गवर्नमेंट, सरकार को सहायता। इसमें 2-3 चीजें आती हैं। पहला, इंडिया में जितने भी ट्रेजरी बिल्स आते हैं, चाहे वो आपके 91 डेज मेच्योरिटी के हों या 182 डेज मेच्योरिटी के हों या 364 डेज मेच्योरिटी के, ये गवर्नमेंट इशू करती है किसके थ्रू? आरबीआई के थ्रू। आरबीआई है वो आपका एक तो जनरल पब्लिक में इशू कर सकता है, एक आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इशू करता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो डायरेक्टली आपके फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट होते हैं, यानी गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं वो इशू करने में फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करता है। दूसरा, आपके जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका जो प्रॉफिट है वो गवर्नमेंट का माना जाता है। तीसरा, गवर्नमेंट को लोन्स की रिक्वायरमेंट है तो बैंक से वो लोन प्रोवाइड करवा देते हैं। आरबीआई है वो बैंक रेट से 1% कम पे शॉर्ट टर्म लोन्स है वो प्रोवाइड करवा देता है। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली फाइनेंशियल मार्केट है वो गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जनरली आपका जैसे जीडीपी हो गया, जीवीए हो गया, इनके थ्रू अपन मेजर करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट चेक करने के लिए एक टाइप का आपके इकोनॉमिक बैरोमीटर्स होते हैं। उन इकोनॉमिक बैरोमीटर्स में प्रोडक्शन का आपका आ गया,
एम्प्लॉयमेंट का आगे ये सारी चीज़ें होती हैं। सिमिलरली आपका फाइनेंशियल मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है, और उसमें भी खास तौर से आपका बैंकिंग सेक्टर और दूसरा आपका स्टॉक मार्केट है, जिसमें चाहे BSE की परफॉर्मेंस देख लो, चाहे NSE की परफॉर्मेंस देख लो, वो चीज़ें भी इसमें काउंट करी जाती हैं। यानी जितना आपका फाइनेंशियल मार्केट रिच या डेवलप होता जाएगा, कंट्री अपने आप उसी रेफरेंस में इकोनॉमिकली डेवलप होती जाती है। फिर नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन मॉनेटरी लिक्विडिटी, यानी मौद्रिक तरलता में वृद्धि। मौद्रिक तरलता या इकोनॉमिक आपकी मॉनेटरी लिक्विडिटी का मीनिंग है वो आता है कि मनी इन सर्कुलेशन कितना है। मनी इन सर्कुलेशन है वो एक तो आपके बैंकिंग सेक्टर के थ्रू पता करा जा सकता है कि जैसे आपके SLR CRR ये रिड्यूज होती है तो मनी इन सर्कुलेशन या लोन कैपेसिटी बैंक्स की है वो इंक्रीज हो जाती है। दूसरा आपके शेयर मार्केट में कितना इन्वेस्ट हो रहा है, म्यूचुअल फंड्स में कितना इन्वेस्ट हो रहा है। सिमिलरली आपकी इंश्योरेंस कंपनीज में कितना इन्वेस्ट हो रहा है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो चाहे जनरल इंश्योरेंस कंपनी हो, इनके थ्रू ही अपने को आइडिया लगता है मॉनेटरी लिक्विडिटी कितनी इंक्रीज हो रही है। फिर नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ लेंडर्स, ऋणदाताओं की कार्यकुशलता में वृद्धि। कोई भी लेंडर्स है या ऋणदाता है वो क्यों मोटिवेट होता है, उसकी एवज में, जैसे किसी को लोन दिया उसके एवज में उसको अच्छा खासा रिटर्न, चाहे वो ब्याज के रूप में या किसी दूसरे मीडियम दूसरे फॉर्म में हो सकता है, वो आपके लिए एक टाइप से मोटिवेशनल फैक्टर बन जाता है। जितना ज़्यादा ब्याज वो अर्न कर पाता है उतनी उसकी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होती जाती है। और लास्ट पॉइंट इसमें आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI, रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति लागू करना। ये अपन सब लोग जानते हैं कि जितना भी आपका ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है और उसमें भी स्पेसिफिकली जो बैंकिंग सेक्टर है उसके थ्रू RBI की मॉनेटरी पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट करी जाती है। डायरेक्टली आपका बैंकिंग सेक्टर है वो मनी मार्केट का पार्ट माना जाता है, जहाँ तक वो शॉर्ट टर्म में डील करता है वो मनी मार्केट का पार्ट होता है। यानी चाहे आप बैंक रेट को रिड्यूस करते हो तो भी आप बैंकिंग सेक्टर के थ्रू बैंक रेट को इम्प्लीमेंट करते हैं, CRR SLR इनको इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तब भी वो बैंकिंग सेक्टर के थ्रू ही इम्प्लीमेंट हो पाता है और बैंक से वो डायरेक्टली फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट होती है। तो इस टाइप से फाइनेंशियल मार्केट है वो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। तो ये तो अपन ने देखा अभी तक कि फाइनेंशियल मार्केट है उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। फिर सेकेंड पार्ट जो आता है वो है आपका पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस इन फाइनेंशियल मार्केट, यानी वित्तीय बाजार में पार्ट या भाग लेने वाली कौन कौन सी संस्थाएं होती हैं, जिसमें नंबर 1 आता है कमर्शियल बैंक्स, वाणिज्यिक बैंक। जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, चाहे वो आपका SBI हो, PNB हो, ICICI हो, HDFC बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, वो सारे के सारे आपके फाइनेंशियल मार्केट में पार्ट लेने वाले इंस्टीट्यूट होते हैं। जैसे पहले एग्जांपल अपन ने लिया था यहाँ पे प्रमोशन ऑफ सेविंग्स, इसमें डायरेक्टली रोल आपके बैंकिंग सेक्टर का आता है। तो इस बिहाफ पे अपन बोल सकते हैं कि कमर्शियल बैंक से वो फाइनेंशियल मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड आपका आता है इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक है उसमें खास तौर से आपकी 3 चीजें आती हैं, एक तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनीज और एक आता है आपका म्यूचुअल फंड सेक्टर। फिर उसके बाद में डेवलपमेंट बैंक्स वो होते हैं जो कंट्री के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में रोल प्ले करते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसमें रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका IFCI 1948 में इस्टेब्लिश होने वाला पहला डेवलपमेंट बैंक था। फिर उसके बाद में ICICI, HDFC, फिर नाबार्ड हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, SIDBI हो गया, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशंस हो गए, ये सारे आपके डेवलपमेंट बैंक्स में आते हैं। फिर उसके बाद में कोऑपरेटिव बैंक्स, सहकारी संस्थाएं। कोऑपरेटिव बैंक से है वो आपका इसका स्ट्रक्चर है वो 3 लेयर्स का होता है। स्टेट लेवल पे जो कोऑपरेटिव बैंक होता है उसे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है उसे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बोला जाता है, और रूरल में होते हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के नाम से जाने जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस कंपनीज, बीमा कंपनियां। इसमें लाइफ और जनरल इंश्योरेंस की दोनों कंपनीज को इंक्लूड करा जाता है। जैसे LIC है वो 1956 से वर्क कर रहा है, फिर 1972 से जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया GIC है वो वर्क कर रहा है। सिमिलरली आपके प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जैसे ICICI लोम्बार्ड हो गया, ICICI प्रूडेंशियल हो गया, बजाज एलियांज हो गया, भारतीय एक्सा हो गया, ये सारी कंपनीज हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज में आती हैं। फिर नेक्स्ट अंडरराइटर्स या अभिभावक।
सेबी रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी जो फर्स्ट टाइम फ्रेश सिक्योरिटीज लेके आती है तो उसे अपन आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ के लिए सेबी रूल्स के अकॉर्डिंग कोई ना कोई अंडरराइटर रिक्रूट करना कंपलसरी होता है। अंडरराइटर रिक्रूट करते हैं, अंडरराइटर जितनी भी आपकी सिक्योरिटी सेल आउट करता है उसके एवज में उसको अंडरराइटिंग कमीशन है वो पे किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है म्यूचुअल फंड्स, पारस्परिक कोष। म्यूचुअल फंड है वो इंडिया में 1964 से स्टार्ट हुए। 1964 में यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वो कंपनी थी जिसने पहला म्यूचुअल फंड इंडिया में यूनिट 64 के नाम से लॉन्च करा था। फिर उसके बाद में 1980 से आपके एसबीआई बैंक इसमें एंटर हुआ और आज कई सारी कंपनीज हैं वो म्यूचुअल फंड्स में आजकल इन्वॉल्व मिलेगी आप। नेक्स्ट है मर्चेंट बैंकर्स। मर्चेंट बैंकर्स कौन होते हैं? ये वो कंपनीज होती हैं जो किसी भी कंपनी के इंसेप्शन से लेके, यानी वो स्टार्ट होती है वहाँ से लेके उससे वाइंड अप होने तक के लगभग सभी काम करते हैं। जैसे कंपनी का नाम क्या होगा, उसका प्लांट कहाँ पे होगा, प्लांट साइज क्या होगा, मशीनरी परचेज करनी है तो उसमें भी आपके फंड्स की रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करने का काम करते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट, दूसरे जो अकाउंट्स हैं वो प्रिपेयर करने में ये हेल्प करते हैं। कंपनी का आईपीओ आता है तो उसके अंडरराइटिंग करने का काम भी करते हैं, इशू मैनेजर का भी काम करते हैं। जो आपका कंपनी का आईपीओ आता है उसमें एडवर्टीजमेंट किस टाइप से करना है, कौन सी कंपनी को अंडरराइटर रिक्रूट करना है, इस टाइप के काम भी करते हैं। फिर आपके एम्प्लॉयज अपॉइंट करने हैं उसमें भी हेल्प करते हैं। कंपनी के जितने भी काम हैं उसके स्टार्ट होने से लेकर के उसके वाइंड अप होने तक के मर्चेंट बैंकर्स हैं वो ये सारे काम करते हैं। हालांकि इंडिया में अपन प्रैक्टिकली देखें तो जनरली इशू मैनेजर और अंडरराइटिंग का काम है वो मर्चेंट बैंकर्स करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है फर्म्स ऑफ ब्रोकर, दलाल फर्म। ये वो होती है जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो कंपनीज में करवाती है, उसके एवज में अपनी ब्रोकरेज चार्ज करती है। जैसे एक कंपनी है कारगिल इंडिया हो गया, शेर खान हो गया, ये कुछ कंपनीज हैं जो ब्रोकर के रूप में काम करते हैं। और लास्ट आता है प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि। ये जनरली आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और जो कंपनीज में वर्क करने वाले एम्प्लॉइज हैं, नियर बाई 12% उनका पीएफ है वो डिडक्ट होता है, फिर उसमें इन्वेस्ट करा जाता है। यानी एक टाइप से आपके जो अमाउंट है उसको कलेक्ट करा, फिर फर्दर ये आपके इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो अभी तक आज इस वीडियो में अपन ने दो चीज़ें देखी हैं, एक तो इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार का महत्व है, और दूसरा पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस इन फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार में भाग लेने वाली संस्थाएं। इससे पहले वीडियो में अपन ने बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट और स्ट्रक्चर देखा था। आने वाले वीडियो में आपके जो जितने भी आपके फाइनेंशियल मार्केट हैं उनकी शॉर्टकमिंग्स क्या हैं और उनके रिमूवल के लिए क्या क्या सजेशंस हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।